ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 के एनसीईआरटी के नोट्स। बहुत सारे छोटे छोटे लैंडफॉर्म्स होते हैं, उनको मिला के बनता है एक बहुत बड़ा सा लैंडस्केप। प्रीलिम्स में यूपीएससी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाम दे दिया लेटर से लैपीज, तो लैपीज या उवालाज ये किस तरह के लैंडफॉर्म है? ये इरोजनल है रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर, राइट। तो इस तरह से टेबल लर्न होनी चाहिए। अब हम धीरे धीरे एक एक करके इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं रनिंग वाटर से, यानी कि नदियों से। नदियों के लैंडफॉर्म समझने से पहले नदी की 3 स्टेजेस समझते हैं, यूथ, मैच्योर और ओल्ड एज। यूथ में क्या होता है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में से नदियां ओरिजिनेट होती हैं। मैच्योर स्टेज में रिलेटिवली प्लेन्स में आ जाती हैं या छोटे पहाड़ों में होती हैं। एंड बाद में आती है ओल्ड एज, जहाँ पे वो डेल्टास वगैरह बनाती हैं। इसको हम यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। ये यूथ स्टेज, मैच्योर और ये ओल्ड एज। अब एनसीईआरटी में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको हमने टेबल के फॉर्म में बना दिया है और हम इसको पढ़ेंगे। यूथ स्टेज, बिल्कुल ऊंचे पहाड़ों में बहुत कम नदियां होती हैं, छोटी छोटी नदियां होती हैं, वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। जैसे जैसे वो नीचे मेच्योर स्टेज में आती हैं तो वेल इंटीग्रेटेड होती हैं, आपस में बहुत सारी नदियां जुड़ जाती हैं और एक बड़ी नदी बनती है। जैसे हमने गंगा के बारे में पढ़ा था ना, कि गंगा में भी अलग अलग प्रयाग हैं, राइट। देव प्रयाग और इस तरह के बहुत सारे प्रयाग हैं। उन प्रयाग में मिल मिल के एक बड़ी नदी फिर बाद में बनती है, राइट। एंड जैसे जैसे, तो बस इतना ध्यान रखना है आपने कि जैसे ऊंचे पहाड़ से नीचे पहाड़ की तरफ नदी आती हैं तो उनमें बहुत सारी स्ट्रीम्स मिलती हैं एंड नदी का वॉल्यूम फ्लो बढ़ जाता है। ये फैक्ट बाद में भी काम आएगा, 5 मिनट बाद इसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है। याद रखना इस चीज को। ओल्ड स्टेज में नदी समुद्र में गिरने वाली है, राइट। तो उससे पहले उससे कुछ ट्रिब्यूटरी अगर जुड़ेंगी भी तो बहुत कम ट्रिब्यूटरीज जुड़ेंगी वहां पे। प्लेन इलाकों में कम नदियां होती हैं, राइट। यूथ स्टेज में वी शेप्ड वैली होती है लेकिन शैलो होती है। वैली मतलब खाई, राइट। वी शेप्ड मतलब जैसे मान लो पहाड़ है इस तरह से, तो ये एक वी शेप्ड वैली है, वी बन रहा है ना, राइट। एंड कहीं कहीं पे इस तरह से होता है पहाड़, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, बीच में से नदी बह रही है, वो आई शेप्ड वैली हो गई, गॉर्ज हो गई, वो अलग चीज होती है। एनसीईआरटी में दिया है कि यूथ स्टेज में वी शेप्ड वैली ज्यादा गहरी नहीं होती, लेकिन मेच्योर स्टेज में ये काफी गहरी होती है। और ओल्ड स्टेज में तो खाई होती नहीं है भाई, प्लेन्स में कोई खाई थोड़ी ना होगी। यहाँ तो बहुत ही जेंटल स्लोप होता है कि पानी आराम से बह जाए बस। इंटरनेट पे अगर आप ढूंढोगे तो आपको उल्टी चीज मिलेगी, मतलब नॉट उल्टी बट इसका ऑपोजिट मिलेगा इंटरनेट पे, कि यूथ स्टेज में वी शेप्ड वैलीज बहुत गहरी होती हैं और मेच्योर स्टेज में इतनी गहरी नहीं होती। इंटरनेट पे कई जगह पे ऐसा लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी क्या उल्टी चीज पढ़ा रहा है आपको? नॉट एग्जैक्टली। एनसीईआरटी यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है वो ये है कि देखो, जैसे जब यहाँ पे नदी कोई ओरिजिनेट होती है, राइट, उसकी यूथ स्टेज है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है। एनर्जी क्यों है नदी के अंदर? क्योंकि ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है, स्लोप बहुत ज्यादा है ना। जब स्लोप बहुत ज्यादा है तो वाटर की स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए वो इरोजन ज्यादा करेगा। इसलिए जो वी शेप्ड वैली कटेगी यहाँ पे नदी के बार बार पानी के बहने से, जो पहाड़ कटेगा, वैली और गहरी होगी, वो ज्यादा होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे शैलो है कंपेयर टू मेच्योर स्टेज। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे नदियां बहुत कम हैं, उनके अंदर पानी बहुत कम है, ये छोटी छोटी नदियां आ रही हैं, वॉल्यूम बहुत कम है पानी में। जैसे जैसे नदी नीचे की तरफ आ जाती है तो बहुत सारी नदियां मिल जाती हैं और एक ही स्ट्रीम के अंदर बहुत सारा पानी हो जाता है। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा डीप कटिंग करता है, वाटर प्रेशर भी बढ़ जाता है नीचे बेस पे, एंड गहरी नदी हो जाती है, इसलिए वो बेस से काफी अच्छे से इरोजन करती है। दूसरी चीज ये, जब यूथ स्टेज में नदी शुरू होती है, इरोजन करती है, तो यहाँ पे सिर्फ पानी पानी है, बर्फ पिघली पानी आ गया। लेकिन जब नदी अपने साथ बह रही है तो इरोजन कर रही है, इरोजन कर रही है तो बहुत छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं नुकीले, उनको अपने साथ ला रही है। तो मैच्योर स्टेज में जब नदी बहेगी, पानी बहेगा, उसके अंदर ये कंकड़, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होंगे, इसलिए उनकी वजह से एब्रेशन, ठीक है ना, फ्रिक्शन होगा, टकराएंगे वो आसपास के पहाड़ों के बेस से, एंड ज्यादा अच्छे से यहाँ पे इरोजन होगा। तो इसलिए यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि यूथ स्टेज में वी शेप्ड वैली ज्यादा गहरी नहीं होती, लेकिन मेच्योर स्टेज में बहुत ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया, उनके अंदर सेडिमेंट्स, नॉट सेडिमेंट्स पर थोड़े रॉक्स वगैरह भी आ गए छोटे छोटे से, जो इरोजन बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से काफी गहरी वी शेप्ड वैली बन जाती है, राइट। ये चीज हो गई सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है फ्लड प्लेन्स कैसे होते हैं। भाई फ्लड प्लेन क्या होता है? जैसे नदी आज आपको ऐसी दिख रही है, हमेशा तो ऐसी थी नहीं। यहाँ पे नदी कई हजारों साल पहले इधर उधर पानी वानी फेंकती रहती थी, बहुत ज्यादा पानी आता था, वो सारे डिपॉजिट यहाँ पे बन गए, तो सारे फ्लड प्लेन्स हैं, राइट। ऐसे प्लेन्स जो नदी में कभी बाढ़ आई थी उसकी वजह से बने हुए हैं, खादर और भांगर जो हम पहले पढ़ चुके हैं।
अब यहाँ पे पहाड़ है, तो यहाँ पे तो फ्लड प्लेन्स बनना काफी मुश्किल है ना। यहाँ पे तो फ्लड प्लेन्स नहीं बनेंगे, पहाड़ की चट्टान है और ये पानी है सीधा, राइट। लेकिन जैसे अब मेच्योर स्टेज में आते हो, यहाँ पे फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं। देख रहे हैं फ्लड प्लेन्स बन गए साइड में, लेकिन ये फ्लड प्लेन्स वैली के अंदर ही रहते हैं क्योंकि साइड में तो पहाड़ है, राइट। एंड जब एंड स्टेज में होते हैं, जब नदी समुद्र में जाने वाली होती है, वहां पे फ्लड प्लेन्स बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। क्योंकि नदी यहाँ पे गहरी तो है नहीं, नदी साइड में लेटरल इरोजन करती है, साइड में फैलता है पानी। यहाँ पे पानी कहाँ जाएगा, लेफ्ट राइट कहीं नहीं जा सकता ज्यादा कुछ। जहाँ पे जितना जा सकता था वो चला गया, यहाँ पे से फ्लड प्लेन बनाती है, पहाड़ के ऊपर थोड़ा चला जाएगा पानी। लेकिन यहाँ पे पूरी कैपेसिटी पानी के इधर उधर जाने के लिए, इसलिए बहुत दूर दूर तक मेच्योर स्टेज के ओल्ड स्टेज के अंदर बहुत दूर दूर तक पानी कई बार जाता है, फ्लड जाते हैं, सेडिमेंट डिपॉजिट करते हैं और इसलिए फ्लड प्लेन बहुत ज्यादा बन जाते हैं, बाद में तो डेल्टा भी बन जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। चौथा पॉइंट है स्ट्रीम डिवाइड्स का। स्ट्रीम डिवाइड्स मतलब दो नदियों के बीच की जो जगह होती है, यूथ स्टेज में काफी चौड़ी होती है जिसमें लेक्स होते हैं, ओल्ड स्टेज में भी सेम चीज है, काफी चौड़ी होती है, इसमें काफी लेक्स वगैरह होते हैं। लेकिन मेच्योर स्टेज में ये ज्यादा चौड़ी नहीं होती। इस चीज से क्या मतलब हुआ, देखो ये डायग्राम है यूथ स्टेज का, राइट। इस तरह से तो हिमालय हर जगह नहीं रहेंगे, बीच बीच में काफी बड़ा फ्लैट एरिया भी आता है। सो दिस इज अ स्ट्रीम डिवाइड। जैसे मान लो कि ये गंगा सिस्टम का ये पूरा चल रहा है, ये पूरा इंडस सिस्टम का चल रहा है, ठीक है ना। तो बीच में ऐसे काफी बड़े से फ्लैट एरियाज आ जाते हैं, इनको कहते हैं अपलैंड्स, राइट। तो यहाँ पे ये काफी चौड़े हैं एंड यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हो, यहाँ पे छोटे मोटे लेक्स वगैरह भी बन गए हैं क्योंकि यहाँ पे काफी फ्लैट एरिया आ गया है, राइट। तो ये दिया हुआ कि स्ट्रीम डिवाइड्स जो हैं वो काफी ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं। और जो एंड स्टेज होगी, यहाँ पे भी स्ट्रीम डिवाइड्स बहुत चौड़े होंगे क्योंकि फ्लड प्लेन्स बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे, राइट। तो स्ट्रीम डिवाइड्स हो गई। एंड मेच्योर स्टेज में ज्यादा बड़े स्ट्रीम डिवाइड्स नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि नदी पहले ही उसको काफी स्कोप मिल जाता है, वैलीज को काफी चौड़ा करने के बाद यहीं पे वो बहती रहती है, राइट। तो स्ट्रीम डिवाइड समझ में आ गया। अगला पॉइंट है मियांडर्स का। मियांडर्स आपको पता ही है कि नदी ऐसे घुमावदार जाती है, उसको मियांडर्स कहते हैं, सिंपल सी बात है। यूथ स्टेज में जो मियांडर्स या तो नहीं होते हैं या फिर वो अपलैंड्स में एंट्रेंच्ड हो जाते हैं, इंसाइज्ड हो जाते हैं। भाई जैसे जैसे पहाड़ों के बीच में जगह मिल रही है, नदी अपनी बहती जा रही है, सिंपल सी बात है, पानी है बह रहा है, राइट। लेकिन जब ऐसे कुछ अपलैंड्स आ जाते हैं तो इन अपलैंड्स में इस तरह से नदी जो है उनको काट देती है, राइट। और ये बन गए आपके मियांडर्स। तो ये हार्ड रॉक के अंदर बने हुए हैं। ओल्ड स्टेज में जो मियांडर्स बनते हैं वो बनते हैं डिपोजिशन की वजह से। नदी ने यहाँ पे बहुत सारा सिल्ट डिपॉजिट कर रखा था, उसी के अंदर घुमावदार घुमावदार मियांडर्स बन गए। लेकिन यहाँ पे यूथ स्टेज में हार्ड रॉक के अंदर मियांडर्स बनाए हैं नदी ने, इरोजन कर करके, सख्त रॉक का, ठीक है। सो इसलिए इसको कहते हैं एंट्रेंच्ड मियांडर्स, इंसाइज्ड, जैसे किसी ने काट दिया है रॉक को, रॉक के अंदर गुद गए हैं बिल्कुल ये मियांडर्स। यहाँ पे तो मियांडर्स चेंज हो जाते हैं, कभी ज्यादा बाढ़ आ गई ऑक्सबो लेक बन जाएगा, अलग अलग फीचर्स बनते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो मियांडर्स हैं इन्होंने परमानेंटली रॉक को खरोच दिया है। नेक्स्ट है वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाले और इसमें इन दोनों में तो होंगे वाटरफॉल्स और रैपिड्स होंगे, राइट। लेकिन एंड स्टेज में, क्योंकि भी जहाँ पे पहाड़ है वहां पे होंगे, यहाँ पे पहाड़ नहीं है ओल्ड स्टेज में, तो इसलिए यहाँ पे कोई लैंडस्केप जो है सी लेवल के पास में, इसलिए यहाँ पे कोई वाटरफॉल वगैरह नहीं होते जनरली। वर्टिकल इरोजन बहुत ज्यादा होता है यूथ स्टेज में। मेच्योर स्टेज में लेटरल इरोजन भी शुरू हो जाता है और ओल्ड स्टेज में लेटरल इरोजन होता है बट मेनली डिपोजिशन होता है। क्या मतलब हुआ भाई, यूथ स्टेज में स्लोप बहुत ज्यादा है, तो नदी अपना जो भी इरोजन कर रही है, ठीक है ना, वो वर्टिकल इरोजन को, क्योंकि नीचे नदी बहुत स्पीड से नीचे आ रही है, डिपोजिशन का कोई ज्यादा स्कोप है नहीं यहाँ पे, इसलिए फ्लड प्लेन्स भी ज्यादातर नहीं बनते हैं। मेच्योर स्टेज में यहाँ पे डिपोजिशन होता है और इसीलिए देखो नदी का अगर पानी यहाँ पे बह रहा है तो वर्टिकल इरोजन तो हो ही रहा है, ये रिवर बेड के ऊपर वर्टिकल इरोजन, लेकिन साथ में लेटरल इरोजन भी हो रहा है, राइट। ओल्ड स्टेज में वर्टिकल इरोजन का तो कोई ज्यादा स्कोप है नहीं क्योंकि नदी कोई ऊपर से तो नीचे गिर नहीं रही है ना, बस लेटरल साइड में इरोजन हो रहा है, लेफ्ट राइट, जिसकी वजह से ऑक्सबो लेक्स और मियांडर्स वगैरह बन रहे हैं। तो यहाँ पे डिपोजिशन भी हो रहा है, नदी आके सारा सिल्ट यहाँ पे जमा कर रही है, और लेटरल इरोजन भी हो रहा है, साइडों से इरोजन भी हो रहा है, दोनों काम हो गए यहाँ पे। तो ओल्ड स्टेज में वर्टिकल इरोजन नहीं होता, लेटरल इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है मेनली। आसान सा है, राइट। दिखने में खतरनाक लग रही है टेबल, बट इतनी मुश्किल नहीं है,
हमने हर चीज को समझ लिया है डायग्राम्स के थ्रू। अब हम शुरू कर रहे हैं नदी के द्वारा बनाए गए इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड फिर उसके बाद पढ़ेंगे डिपोजिशनल। इरोजनल ये हैं गॉर्ज, कैनियन, पॉटहोल, प्लंज पूल, एंट्रेंस्ड मियांडर्स और रिवर टेरेसेस। गॉर्ज मतलब इस तरह से, राइट। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये कोई वी शेप्ड वैली नहीं है, बल्कि ऐसी खड़ी चट्टानें हैं, चट्टानों के बीच में से, वर्टिकल चट्टानों के बीच में से नदी बह रही है, उसको बोलते हैं गॉर्ज। कैनियन, ये भी कैनियन भी एक तरह का गॉर्ज है, लेकिन गॉर्ज में क्या है, ऊपर और नीचे सेम विड्थ आपको दिख रही है, चौड़ाई सेम है। कैनियन में ऊपर ज्यादा चौड़ाई है, नीचे कम चौड़ाई है, राइट। इस तरह से स्टेप्स बने हुए हैं, ये हो गया कैनियन। पॉट होल्स क्या होते हैं? अच्छा चलो, कैनियन का ही एक पार्ट मान लो रिवर टेरेसेस, राइट। लेकिन रिवर टेरेसेस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे नदी के अपने कुछ सेडिमेंट्स थे। यहाँ पे तो क्या है कि पत्थर थे, पत्थर को तराश के नदी इस तरह से आई है। रिवर टेरेस में क्या हो रहा है कि ये देखो, ये पहाड़ था, ग्रीन वाला सारा पहाड़ था, और ये जो आपको दिख रहा है ना ब्राउनिश, ये सारे रिवर के सेडिमेंट्स थे। ये नदी बहती थी कभी, ये इसके सेडिमेंट्स डिपॉजिट थे। और ये काफी हद तक पत्थर की तरह बन चुके थे। जब नदी बहती रही यहाँ पे, तो नदी ने दोनों तरफ अपने ही सेडिमेंट्स को, अपने ही फ्लड प्लेन को तराश दिया, इरोजन कर दी उसकी, राइट। तो इस तरह से स्टेप्स बन गए, यहाँ पे स्टेप्स बन गए हैं। इनको बोलते हैं पेयर टेरेसेस, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिकल हैं। अगर दोनों तरफ सिमेट्रिकल ना हो, एक तरफ थोड़ा स्लोप हो, दूसरी तरफ अलग तरीके से फीचर बने हुए हो, तो उसको अनपेयर्ड कहेंगे, राइट। ये हो गया अनपेयर्ड। अगर सिमेट्रिकल है तो पेयर्ड हो गया। फिर है पॉट होल्स। पॉट होल्स क्या होते हैं? इस तरह से देखी होंगी कई बार फोटोज रिवर के बेड पे, राइट। तो ये क्या होता है, रिवर का बेड बिल्कुल स्मूथ तो है नहीं, राइट। कहीं पे मान लो थोड़ी बहुत ज्यादा सॉफ्ट रॉक आ गया, वहां पे ज्यादा इरोजन हो गया, कोई कंकड़ आ गए, पत्थर आ गए, राइट। तो एक बार अगर गड्ढा बन गया, तो उस गड्ढे के अंदर इस तरह से ना कुछ पत्थर वगैरह फंस जाते हैं, राइट। पत्थर गिर गया इसके अंदर। अब जब पानी बहे जा रहा है, तो पानी के घुमाव से ये पत्थर भी अंदर अंदर घूमता रहेगा, और अगर पत्थर घूमेगा तो ये आपस में इरोजन करेगा, इस गड्ढे को और बड़ा करता रहेगा। इस तरह से बन जाते हैं पॉट होल्स, राइट। पेबल्स की वजह से, पेबल्स को घूमने की वजह से। फिर है प्लंज पूल, वाटरफॉल हुआ। अब वाटरफॉल लगातार 24/7 365 लाखों सालों से गिरे जा रहा है, तो नीचे का पत्थर तो इरोड हो जाएगा ना, राइट। तो यहाँ पे गड्ढा बन जाएगा। एंड जनरली क्या होता है, ऊपर से पत्थर वगैरह भी गिरेंगे मान लो, तो यहाँ पे जो पत्थर थे और ऊपर से पानी गिर रहा है, तो वो बड़े बड़े बोल्डर्स भी यहाँ पे घूमते रहेंगे पेबल्स की तरीके से। जब वो घूमेंगे तो ये पत्थर, ये जगह और बड़ी होती रहेगी, तो ये हो गया प्लंज पूल। ऊपर से आपको लग रहा है कि सेम पानी, आपको अगर आप यहाँ पे खड़े हो आपको लग रहा है कि भी ये तो लेवल में पानी है, पानी हमेशा लेवल में ही होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे चल रहे हो तो आपकी गर्दन पानी के ऊपर है, लेकिन जैसे उसके पास जाओगे तो हो सकता है एकदम से आपका पैर नीचे चला जाए एंड आप यहाँ पे डूब सकते हो, और ऊपर से पानी बहुत तेज आ रहा होगा। इसलिए वाटरफॉल के पास जाना अक्सर खतरनाक होता है। इंसाइज्ड मियांडर्स मैंने को समझा दिए हैं, हार्ड रॉक के अंदर नदी ने रस्सा काट लिया है, राइट। जैसे कि ये, राइट। जो ग्रैंड कैनियन है यूएस का, वो इसी तरह से बना हुआ है, ये हार्ड रॉक्स हैं। तो मियांडर्स दो जगह हो गए, एक हो गए यूथ स्टेज में, राइट, और एक हो गए आपके ओल्ड स्टेज में। मतलब मेच्योर स्टेज में भी होते हैं, बट ये प्रोमिनेंट फीचर जो है इंसाइज्ड मियांडर्स, अगर हम शब्द यूज कर रहे हैं इंसाइज्ड, एंट्रेंच्ड, तो वो यूथ स्टेज का फीचर है, क्योंकि हार्ड रॉक के अंदर इस तरह से काटा हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे ग्रैंड कैनियन ऑफ यूएसए है ना, इसी तरह से इंडिया में भी एक जगह है गंडीकोटा, जो कि आंध्रा में है। इसके बारे में यूपीएससी पहले प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है। और क्या है इसके अंदर? ठीक है, आई थिंक यही है बस। ये तो गई इरोजन, कि नदी ने जब सामान इरोड किया उसके बाद नदी कहीं पे डिपॉजिट भी तो करेगी। अब हम बात करेंगे डिपोजिशनल फीचर्स फॉर्म्ड बाय द रनिंग वाटर। एलुवियल फैन, डेल्टा, फ्लड प्लेन, नेचुरल लीव्स, पॉइंट बार, मियांडर और ऑक्सबो लेक। ये देख लो, ये पहाड़ है और पहाड़ में से नदी आ रही थी ये, और नदी ने यहाँ पे आके बहुत सारा इस तरह से सेडिमेंट डिपॉजिट कर दिया। उसको बोलते हैं फैन की तरह लग रहा है, एलुवियम डिपॉजिट्स होते हैं, इसलिए एलुवियल फैन कह दिया। तो नदी बड़ी स्पीड से आती है पहाड़ों में से, लेकिन यहाँ पे तो कोई पहाड़ नहीं, यहाँ पे तो प्लेन आ गया। तो जब एकदम से काफी स्पीड से नदी आ रही थी, पानी आ रहा था, और यहाँ पे प्लेन मिल गया उसको, तो वो अपना जितना भी सेडिमेंट है यहीं पे डिपॉजिट कर देगी, आगे पानी बहता रहेगा
और धीरे धीरे फिर ये जब फैन बन गया तो पानी तो अभी भी आ रहा है, तो इसी के अंदर छोटे छोटे इस तरह से स्ट्रीम्स कट जाएंगी। इनको बोल दोगे डिस्ट्रीब्यूटरी, कि मेन स्ट्रीम आ रही थी, उसने एलुवियल फैन बनाया और उसके बाद इसमें से स्ट्रीम्स कट गई, डिस्ट्रीब्यूटरीज कट गई। ठीक है, तो ये हो गया एलुवियल फैन। जहाँ पे पानी आ रहा है वहां पे ये थोड़े दूर तक फैले हुए होते हैं, राइट। लेकिन जो थोड़े सूखे इलाके होते हैं वहां पे ये काफी ऊंचे होते हैं, इस तरह के एलुवियल फैंस। फिर अगला आता है डेल्टा। तो एलुवियल फैन और डेल्टा काफी सिमिलर है ये सोचने में कि जो नदी है वो अपने सेडिमेंट डिपॉजिट कर रही है, लेकिन दोनों की लोकेशन में डिफरेंस है। एलुवियल फैन बन रहे हैं एट द फुटहिल ऑफ द माउंटेन, जहाँ पे माउंटेन खत्म होते हैं, प्लेन्स शुरू होते हैं, वहां पे बनते हैं एलुवियल फैन। और यही डिपॉजिट जब डेल्टाज में किया जाता है, डेल्टा बनते हैं, राइट, समुद्र के पास बनते हैं, तो उसको बोलते हैं डेल्टा, समुद्र के पास। ठीक है, हिल्स के फुट हिल में एलुवियल फैन शब्द यूज करेंगे और समुद्र के पास जो डिपॉजिट हो रहा है उसको बोलेंगे डेल्टा। ठीक। नेचुरल लीव्स, जब नदी ऐसे बहती है तो देखते हो नदी के साथ में इस तरह से थोड़े अपने आप ही नेचुरली कुछ रिजेस बन जाते हैं, इनको बोलते हैं नेचुरल रीव्स, कोर्स डिपॉजिट्स यहाँ पे जमा हो जाते हैं। ऑक्सबो लेक आपको समझ में आता है कि नदी कॉन्टिन्यूसली इस तरह से लैंड को तराश रही थी, इस वाले पॉइंट पे इरोजन हो रहा था, अल्टीमेटली ये आपस में मिल जाएगा। जब आपस में मिल जाएगा नदी मैक्सिमम पानी सीधा जाएगा। भाई अगर पानी को दो ऑप्शन दिए जाएं कि तुम सीधे भी जा सकते हो और यहाँ से घूम के भी जा सकते हो, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम पानी प्रेफर करेगा सीधा जाना। तो जब मैक्सिमम पानी सीधा सीधा जाता रहेगा तो साइडों में, जैसे हमने बताया कि ये लीव्स वगैरह सेडिमेंट डिपॉजिट होते रहते हैं, नदी साइड में सेडिमेंट डिपॉजिट करती रहती है, तो जब पानी सीधा जा रहा है साइड में सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे तो ये एरिया कट ऑफ हो जाएगा, इससे बन जाएगा ऑक्सबो लेक। ब्रेडेड चैनल, जब नदी बहुत ज्यादा मियांडर करती है, सिल्ट डिपॉजिट करती रहती है, तो बीच में इस तरह के छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं, राइट, एंड इसको बोलते हैं ब्रेडेड चैनल्स। मियांडर्स आपको पता ही है, समझा दिया मैंने, राइट। और पॉइंट बार, पॉइंट बार क्या होते हैं? एक चीज बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखो, ये क्वेश्चन बहुत काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह के क्वेश्चन यूपी से कभी पूछ लेता है। पानी मान लो इस तरह से आ रहा है, राइट, इस फिगर पे ध्यान दो, पानी मान लो इस तरीके से बह रहा है, तो जो बाहर वाला ये जो कोस्ट है यहाँ पे होते हैं इरोजन और अंदर वाले पे होती है डिपोजिशन। जो भी सेडिमेंट्स वगैरह पानी में आ रहे हैं उन सेडिमेंट से यहाँ पे और ज्यादा अब्रेजन होगी, पानी की स्पीड ज्यादा होती है बाहर वाले कोने में और यहाँ पे ज्यादा इरोजन होगी, लेकिन अंदर वाले कोने में डिपोजिशन होगी। ठीक है, तो स्पीड कहाँ पे ज्यादा है? बाहर। स्पीड ज्यादा है तो इरोजन कहाँ पे होगा? बाहर। अंदर की साइड स्पीड कम है, यहाँ पे डिपोजिशन होगा। तो अगर ये चीज कटे जा रही है और ये चीज बढ़े जा रही है यहाँ से, तो अल्टीमेटली और ज्यादा इस तरह से लूप लंबा हो जाएगा, राइट। तो ये जो डिपॉजिट्स हुए हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं पॉइंट बार या फिर मियांडर बार। ये होती है कॉनकेव साइड, ये होती है कॉन्वेक्स साइड, राइट। ओके, सो ये हो गया। एंड इसके रीजन क्या होते हैं? जो मियांडरिंग होती है इसका क्या रीजन होता है? देखो, इरोजन में होता है, इरोजन होता है कॉन्वेक्स बैंक पे, राइट। इरोजन हो रहा है कॉन्वेक्स बैंक पे, ये हो रहा है कॉनकेव बैंक पे डिपोजिशन। तो ये चीज ध्यान रखो। इसके रीजन क्या होता है? नदी क्यों घूमती है इस तरीके से? लो ग्रेडियंट प्लेन्स में नदी के पास ज्यादा वर्टिकल, ये कोई पहाड़ से नीचे नहीं आ रही है नदी, राइट। प्लेन एरिया में अगर नदी घूम रही है और पानी ज्यादा आ रहा है तो कहाँ जाएगी? लेफ्ट राइट जाएगी, राइट। तो लेटरल इरोजन होगा, लेटरल इरोजन होगा यानी कि साइडों से इरोजन हो रहा है, यहाँ से इरोजन हो रहा है, राइट। जब इरोजन होगा तो और ज्यादा नदी इधर फैलेगी, और इरोजन होगा और ज्यादा इधर फैलेगी। तो एक रीजन हो गया लो ग्रेडियंट। दूसरा इरेगुलर डिपॉजिट ऑन बैंक। अगर मान लो सीधा पाइप जा रहा है, पाइप में बिल्कुल सीधे सीधा पानी बह रहा है, जैसे हम कैनल्स बनाते हैं, बिल्कुल सीधे सीधा पानी जा रहा है तो जाता रहेगा हमेशा। लेकिन अगर ये घुमावदार बनाया जाए तो फिर पानी में कहीं पे डिपॉजिट ज्यादा हो जाएंगे, कहीं पे कम हो जाएंगे, इररेगुलर फीचर बन जाएंगे। जो इररेगुलर डिपॉजिट बनते हैं उससे पानी का फ्लो बिगड़ेगा। तो ये भी एक रीजन हो गया। तीसरा हो गया कोरियोलिस फोर्स। ये भी एक रीजन है। क्यों? नॉर्दर्न, ये अगर अर्थ है तो इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ और सदर्न में लेफ्ट की तरफ पानी अपने आप घूमता है। तो अगर कोई नदी बहुत ज्यादा स्ट्रेट जा भी रही है तो भी अपने आप उसका पानी उसके अंदर धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा। ठीक है, हमें विजिबल नहीं होगा बट बड़े स्केल पे लंबे टाइम तक देखोगे तो ये इफेक्ट आएगा। तो ये तीनों चीजें बिल्कुल ठीक है। और क्या बचा इसके अंदर? एक्टिव और इनएक्टिव फ्लड प्लेन। भाई सिंपल सी बात है, नदी बह रही है और अभी भी अक्सर यहाँ पे पानी आ जाता है
साइडों में, तो ये एक्टिव फ्लड प्लेन है। और ये बहुत दूर वाले, जो थोड़े से दूर वाले फ्लड प्लेन से जो हल्का सा हाइट के ऊपर है, यहाँ पे पहले लाखों साल पहले नदी का पानी यहाँ पे आता था, ये फ्लड प्लेन लाखों साल पहले बनाए गए थे, तो ये इनएक्टिव फ्लड प्लेन हो गए। राइट, यहाँ पे अभी करंटली डिपॉजिट्स वगैरह नहीं आते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट्स आते रहते हैं, तो एक्टिव हो गया। इस फोटो में देख रहे हो, जैसे ऑक्सबो लेक बना हुआ है, ये ऑक्सबो लेक बना हुआ है, ये ऑक्सबो लेक बना हुआ है, ये बना हुआ है। राइट, ये ब्रेडेड चैनल्स हैं इस तरह से। और क्या चीज़ें यहाँ पे, डिपॉजिट्स आर वेल सॉर्टेड। भाई अगर आपके हाथ में, आप घर की छत पर खड़े हुए हो और छत से आपने कोई चीज़ फेंकी, कोई बहुत भारी चीज़ फेंकी, तो वो यहीं पे गिर जाएगी। हल्की चीज़ होगी तो दूर तक जाएगी। सेम चीज़ पानी के साथ होता है। जब पानी अपने साथ सेडिमेंट्स ला रहा है और उन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर रहा है, तो जो हल्के सेडिमेंट्स हैं, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स हैं, उनको पानी दूर तक ले जाएगा, और जो कोर्स डिपॉजिट हैं वो पहले सेटल हो जाएंगे। राइट, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें इतना ही है। इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं ग्राउंड वाटर। ये था सरफेस वाटर, अभी तक जो हमने पढ़ा वो थी नदियां। लेकिन पानी सिर्फ धरती के ऊपर नहीं, धरती के नीचे भी बहता रहता है। राइट, सो दैट इज ग्राउंड वाटर। आपकी एनसीईआरटी में ना सॉलो होल और सिंक होल के डायग्राम भी थोड़े उल्टे से बने हुए हैं, एंड डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा मिसलीडिंग सा है। तो अब जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो एक बार। सिंक होल, धरती में इस तरह से सिंक बन गया। राइट, पानी जा रहा है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन इस तरह से गड्ढा बन गया है काफी गहरा, लाइमस्टोन के डिसॉल्व होने की वजह से। अब इसकी टेक्निकल चीज बाद में पढ़ेंगे, पहले ध्यान से सुनो। धरती में गड्ढा हो गया, कभी कभी इस गड्ढे में मिट्टी विट्टी आती रहेगी, तो ये गड्ढा भर जाएगा, तो आपको लगेगा कि नीचे ये खाली, ये भरा हुआ है अच्छे से, है ना। लेकिन अगर आप इसमें कूद गए तो हो सकता है ये पत्थर जो सेडिमेंटेड डिस्टर्ब हो जाए और आप सीधा इसके नीचे यहाँ पे चले जाओगे। राइट, तो दिस इज कॉल्ड एज कोलैप्स सिंक। तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंक बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये कोलैप्स सिंक है, नीचे एक रूफ भी बनी हुई है, नीचे पूरा एक गुफा बनी हुई है। दिस इज कोलैप्स सिंक। सिंक होल्स को बोलते हैं डोलाइन्स। राइट, अगर यहाँ पे कोई नदी बह रही हो तो अंदर पानी चला जाएगा। राइट, तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो, आपको कैसा लगेगा देख के? आपको लगेगा भाई धरती जो है वो पानी को निगल गई, यानी कि सॉलो कर गई। राइट, यहाँ पे सिंक होल था, नदी बह रही थी, नदी बह रही थी, पानी सारा नीचे अंडरग्राउंड चला गया, सॉलो कर गई, नदी गायब हो गई, धरती पानी को खा गई। दिस इज सॉलो होल। तो दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है, ध्यान रखो, दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है। फर्क बस इतना है कि सॉलो होल हम तब शब्द यूज करते हैं जब पानी बह रहा हो। राइट, ज्योग्राफी अंदर से दोनों की बिल्कुल सेम है। अगर पानी बह रहा है, नहीं बह रहा है, हम हमेशा इसको सिंक होल बोलेंगे। अगर पानी बह रहा है और अंदर जा रहा है तो हम उसको सिंक होल तो बोल ही रहे हैं, साथ में हम उसको स्वॉलो होल भी कह सकते हैं, क्योंकि पानी स्वॉलो हो रहा है ना। यहाँ पे कोई चीज स्वॉलो हो रही है क्या? यहाँ पे कोई चीज स्वॉलो नहीं हो रही, कोई चीज खत्म नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नदी खत्म हो रही है ऊपर से, इसलिए इसको स्वॉलो होल बोलते हैं। तो जब पानी बह रहा है तो स्वॉलो होल शब्द यूज कर सकते हो। फर्क समझ में आ गया? दोनों बिल्कुल सेम चीज है, बस पानी है या नहीं है उसका फर्क है। पानी है तो स्वॉलो बोल दिया आपने। अब जो इस तरह के बहुत सारे कोलैप्सिंग्स होते हैं, जब ये तो नहीं है कि स्पेशल यहीं पे बनेगा, साथ में बन सकता है, साथ में बन सकता है, बहुत बड़े इलाके में हर जगह बन सकते हैं। तो अगर ये बहुत सारे सॉलो होल्स या सिंक होल्स बन जाते हैं एक जगह पे, तो उसको बोलते हैं उवालास या फिर वैली सिंक। वैली सिंक, एक सिंगल सिंक नहीं, वैली, पूरी की पूरी जो खाई है, पूरी की पूरी खाई बन गई है इन सिंक्स की वजह से। ये सिर्फ गड्ढा नहीं रहा है, ये गड्ढा था, लेकिन बहुत सारे गड्ढे आपस में मिलेंगे तो बहुत बड़ी खाई बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज वैली सिंक, बहुत सारे डोलाइंस के मिलने से। सिंक होल को ही डोलाइन कहते हैं। अगर ये सरफेस के ऊपर हो, बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे बहुत सारा लाइमस्टोन है, यहीं पे इरोजन वगैरह हो रहा है, तो थोड़े से एरिया को जहाँ पे ऐसे रिजेस बन जाएंगे, छोटे छोटे से धारियां बन जाएंगी जमीन पे, उसको बोलेंगे लैपीस। राइट, एंड जब पानी अंदर जाएगा नीचे तो उसको बोलेंगे केव्स। यहाँ पे नीचे केव्स बन जाएंगी, केव्स। ठीक, तो ये सब क्या हो रहा है? इरोजन हो रहा है, इरोजन की वजह से सारे काम हो रहे हैं। राइट, नीचे क्या हो रहा है? नीचे हो रहा है डिपोजिशन। ये जो पानी है यहाँ पे बह रहा है, तो धीरे धीरे ऊपर, जैसे घर की छत लीक हो जाती है, ऐसे यहाँ पे पानी लीक होता है। जब पानी लीक होता है तो जो ऊपर से लटके हुए हैं आइसिकल्स, इनको बोलते हैं स्टैलेक्टाइट। स्टैलेक्टाइट। और जो पानी ऊपर से नीचे गिरे जा रहा है, और यहाँ पे नीचे गिरा, फिर यहाँ पे पानी बह गया, लेकिन जो पानी के अंदर मिनरल्स थे वो मिनरल्स डिपॉजिट हुए जा रहे हैं। जो मिनरल्स डिपॉजिट हुए जा रहे हैं तो धीरे धीरे मिनरल्स बढ़ रहे हैं और नीचे से ऊपर की तरफ पिलर खड़े हो रहे हैं, स्टैलेगमाइट।
ठीक है। और जब आपस में मिल जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, तो बोल देंगे ये तो पूरा पिलर बन गया। इनमें कंफ्यूजन हो जाता है दोनों को नाम्स में, है ना। तो एक तरीका क्या याद करने का, अपनी पहचान खुद बना लो, बट मेरे हिसाब से एक तरीका ये हो सकता है, जैसे टर्माइट होते हैं ना, टर्माइट हिल्स या फिर एंट हिल होता है, तो जमीन से बनते हैं इस तरह से वो, है ना, टर्माइट हिल। तो टर्माइट, स्टैलेगमाइट, तो टाइट, ये लेक्टाइट अलग चीज हो गई फिर ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो ग्राउंड वाटर की कास्ट टोपोग्राफी है, क्या ये हर जगह बनती है? क्या धरती में हर जगह इस तरह के गड्ढे और गुफाएं होती हैं? अपने नीचे खोदोगे तो ऐसी गुफा मिलेगी तुम्हें? नहीं, जरूरी नहीं है। ये चीजें वहां मिलती हैं जहाँ पे लाइमस्टोन होता है। लाइमस्टोन मेनली रॉक्स, लाइमस्टोन की धरती बनी हुई होती है, राइट, लाइमस्टोन या फिर डोलोमाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकली इरोजन नहीं हो रहा है। जब नदी बह रही थी तो नदी अपने साथ सेडिमेंट्स को लेके जा रही थी, यहाँ पे कोई फिजिकल इरोजन नहीं हो रहा, यहाँ पे केमिकल इरोजन हो रहा है। केमिकल इरोजन कैसे? यहाँ पे जितने रॉक्स थे वो लाइमस्टोन या डोलोमाइट के बने हुए हैं, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट बारिश के पानी में डिसॉल्व हो जाता है। जब ऊपर से बारिश होती है ना, मान लो ऊपर से बारिश हो रही है, तो जब बारिश होती है, बारिश में होता है पानी H2O, हवा में है CO2। तो बारिश का पानी जब गिर रहा है तो CO2 के साथ मिलकर बन जाता है कार्बोनिक एसिड। वो कार्बोनिक एसिड यहाँ के लाइमस्टोन के कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, उसको घोल लेता है, डिसॉल्व कर देता है, और इस तरह की गेव्स बनती रहती हैं। तो ये पत्थर है, पत्थर के अंदर एक मिनरल है कैल्शियम कार्बोनेट। जब पानी इसके ऊपर आएगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट इसमें घुल जाएगा और वो यहाँ पे गड्ढे वड्ढे हो जाएंगे। तो पहले सरफेस पे ऐसे होंगे और नीचे बहते बहते पूरी की पूरी गुफाएं बन जाती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। इसको कास्ट टोपोग्राफी क्यों कहते हैं? कास्ट टोपोग्राफी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तरह की टोपोग्राफी काफी ज्यादा बनी हुई है यूरोप के एक इलाके में, जो कि एड्रियाटिक सी के साथ में है, बाल्कन्स के इलाके में। ये इटली है, ये एड्रियाटिक सी है। एड्रियाटिक सी के राइट हैंड साइड पे, ईस्टर्न साइड पे, ये जो इलाका है, ये इसको कहते हैं कार्स्ट इलाका, राइट। यहाँ पे इस तरह की यहाँ पे इस तरह की टोपोग्राफी देखी जाती है, इस तरह की टोपोग्राफी देखी जाती है। इसलिए दुनिया में कहीं भी ऐसी टोपोग्राफी दिखती है, लाइमस्टोन की केव्स दिखती हैं, तो उसको बोल देते हैं ये भी एक कास्ट टोपोग्राफी बनी हुई है, ठीक। तो ये लाइमस्टोन पेवमेंट देख रहे हो, यहाँ पे लाइमस्टोन की सरफेस था, तो छोटे छोटे इस तरह से खरोच आ गई हैं धरती के ऊपर, राइट। यहाँ पे जो है ये क्या, सिंक होल है, गड्ढा हो रखा है, लेकिन ये सॉलो होल है। ये सॉलो होल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नदी अंदर जा रही है, राइट। फिर ये अंदर नदी ऐसे हॉरिजॉन्टली बहती रहती है, अंडरग्राउंड गड्ढा होता है तो उसमें लेक बन गया, पानी आता है लेक के अंदर और आगे निकल जाता है, राइट। ये अंदर कॉलम्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब कई लोग, कई टीचर्स हैं, वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। जब ये पढ़ा रहे होते हैं ना कास्ट टोपोग्राफी, तो वो ये कह देते हैं कि जो अमरनाथ में शिवलिंग है, ठीक है ना, वो क्या है? वो भी एक लाइमस्टोन का, ऐसा वो बोलते हैं, कहते हैं वो भी एक लाइमस्टोन का क्या है, स्टैलेग्माइट है वो, है ना। गलत। अगर आपने ध्यान से मेरे शब्द सुने, तो मैंने बोला लाइमस्टोन का स्टैलेग्माइट, वो चीज गलत है ना। वो आइसिकल का, आइस का स्टैलेग्माइट है, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान में दो इस चीज को। यू कैन नॉट गिव ए एग्जाम्पल हेयर। अगर यहाँ पे एग्जाम ये स्टैलेग्माइट्स का लिखने को आ जाए, तो आप बोल दोगे कि भी लाइमस्टोन के स्टैलेग्माइट का एक एग्जाम्पल है यहाँ पे अमरनाथ का शिवलिंग। नहीं, दैट इज द रॉन्ग थिंग, राइट। जैसे कुछ लोगों ने ट्वीट किया था कि दुनिया की जो सबसे बड़ी आइस केव है कहाँ पे है, वो है यहाँ पे, ये जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया में, यहाँ पे, ये तो बाल्कन्स का इलाका हो गया, इसके ऊपर यहाँ पे ऑस्ट्रिया में सैल्सबर्ग है। सैल्सबर्ग के पास में बहुत बड़ी बर्फ की गुफा है, राइट, दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की गुफा है। तो ऑब्वियसली जब पानी गिरेगा, भाई जब यहाँ पे पानी गिर रहा था तो नीचे धीरे धीरे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो अगर मान लो बर्फ का पानी गिर रहा है, तो नीचे बर्फ का भी इस तरह से राउंडेड शेप के कुछ पिलर्स बन सकते हैं। तो उसको लोगों ने नाम दे दिया कि ये शिवलिंग है। कहाँ पे, किन लोगों ने नाम दिया? ऑस्ट्रिया में, राइट। तो ऑस्ट्रिया में ही सेड कि इट इज लाइक अ शिवलिंग, जस्ट बिकॉज एक बहुत बड़ा स्टैलेग्माइट था बर्फ का बना हुआ। अगर बर्फ का ना हो, पत्थर का हो, तो भी लोग उसको शिवलिंग कह देते हैं कई लोग, राइट। मतलब अपने ही धर्म की बेइज्जती कर देते हैं। तो सैन फ्रांसिस्को में पुलिस वालों ने एक ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए कुछ इस तरह से, डाइवर्जन के लिए बड़े बड़े पत्थर रखे थे। लोगों ने कहा कि यार ये तो शिवलिंग है, इसकी बड़ी मान्यता है, लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी। बाद में पुलिस वालों ने उसको हटा दिया फिर, राइट। तो हर राउंड शेप
कोई शिव का फैलस नहीं होती है। अमरनाथ जो है वहां पे जो स्टैलेग्माइट बनी है वो स्टैलेग्माइट बर्फ की है, लाइमस्टोन की नहीं है। क्या ये केव लाइमस्टोन की है? नहीं, ये केव भी लाइमस्टोन की नहीं है। ठीक है। उत्तराखंड में जो पाताल भुवनेश्वर है वो लाइमस्टोन टोपोग्राफी है, कास्ट टोपोग्राफी है, वो है। मेघालय की मौसमई केव कई बार न्यूज में आती है, ये भी लाइमस्टोन केव्स हैं। लेकिन अमरनाथ केव ध्यान रखो लाइमस्टोन केव नहीं है, प्रॉपर पत्थर की केव है। ऊपर से जब बर्फ बर्फ पिघलती है हर साल तो ऑब्वियसली वो पानी अंदर केव्स के अंदर आता ही है, दुनिया में हर जगह केव्स के अंदर पानी आता है। तो यहाँ पे एक आइसिकल का आइस का स्टैलेग्माइट बन जाता है, राइट। सो दैट इज अमरनाथ केव। हम बात करेंगे ग्लेशियर्स की। ग्लेशियर किस वजह से मूव करते हैं? ग्रेविटी की वजह से मूव करते हैं। ग्लेशियल टिल और आउटवॉश में क्या फर्क होता है? देखो ग्लेशियर्स हैं, उनके नीचे आपने कई बार इस तरह के सेडिमेंट्स देखे होंगे। ये सब कहाँ कैसे आए हैं? ये मिट्टी, क्ले, छोटे छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, ये सब कैसे आए हैं? कभी यहाँ पे ग्लेशियर आए थे, ग्लेशियर ने धक्का दे दे के इनको बनाया है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एज ग्लेशियल टिल। ये अनसॉर्टेड है। कोई आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि मोटे पत्थर नीचे हैं, छोटे पत्थर ऊपर हैं, ये वो लेयर्स बनी हुई हैं? कुछ दिख रहा है? ऐसे नहीं दिख रहा ना। सो दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड, अनसॉर्टेड। किसी ने इनको बैठ के छटाई नहीं करी है इनकी कि इस पत्थर को वहां पे रखो, उस पत्थर को वहां पे रखो। ठीक है। तो जब ग्लेशियर मूव होता है तो अपने साथ इस तरह के ग्लेशियल टिल ले जाता है। जब ग्लेशियर हट जाता है तो इस तरह की नीचे चीजें मिल जाती हैं, राइट। तो इस तरह से ये बन जाते हैं, मोरिन्स वगैरह भी बन जाते हैं कि अगर ग्लेशियर आ रहा था, धक्का दे रहा था इस तरह की चीजों को, पत्थर वत्थर को, तो इस तरह के मोरिन्स वगैरह बन जाते हैं। जो एंड में बन रहा है वो हो गया टर्मिनल मोरेन, राइट। साइडों में बन रहा है वो हो गया लेटरल मोरेन, और जो बीच में बन रहा है वो हो गया मीडियल मोरेन, राइट। अभी हम ध्यान से समझेंगे हर चीज को, चिंता मत करो, 2 मिनट रुको। तो ग्लेशियर्स क्यों? ग्लेशियर्स बहुत बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं जो पहाड़ों में हैं, वो नीचे धीरे धीरे आ रहे हैं ग्रेविटी की वजह से। तो जब मैंने आपको फोटो दिखाई वो थी ग्लेशियल टिल की, ये अनएसॉर्टेड होते हैं। थोड़ा बहुत इसमें घर्षण की वजह से एंगुलर डेब्री हो जाता है, राइट। आउटवॉश भी बाद में समझाऊंगा क्या चीज होती है। अब हम बात करेंगे ग्लेशियर के इरोजनल लैंडफॉर्म्स, सिर्क, हॉर्न, एरिट, ग्लेशियल वैली, हैंगिंग वैली और ट्रंकेटेड स्पर। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। देखो जैसे मान लो ये हिमालयस का रीजन है, यहां पे कॉनकेव, ये केव मतलब स्लाइडिंग फॉर्म में दिख रही है भाई। जैसे बच्चों का झूला होता है, बच्चों का झूला जो है एक तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, दूसरा आप कैसे बना सकते हो उसको? इस तरह से, कॉनकेव शेप का, है ना। तो ऐसे कोई पहाड़ था एंड पहाड़ में जो इरोजन हुआ इस तरह से हो गया कॉनकेव शेप में, राइट। किसी वजह से यहाँ पे ग्लेशियर वगैरह बना था, ग्लेशियर ने सब पत्थर वत्थर ले गया और इससे कॉनकेव शेप बन गई। तो ये जो कॉनकेव शेप बनी, ये जो कॉनकेव शेप बनी, इसमें नीचे की तरफ यहाँ पे थोड़ा गड्ढा टाइप में, यहाँ पे पानी वानी भर सकता है, राइट। तो ये जो इलाका इसको बोलते हैं सिर्क। दिख रहा है ये कॉनकेव शेप में पूरा कटा हुआ है पहाड़ का कोना, इसको बोलते हैं सिर्क। और इस सिर्क के अंदर जब नीचे अगर तालाब बन जाता है, पानी भर जाता है, उसको बोलते हैं टार्न लेक, टार्न लेक, राइट। अब ये सोचो कि इस पहाड़ी जो आपको पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ में इस तरफ तो इस तरह का ग्लेशियर ने काट काट के, बर्फ ने काट काट के इसको इस तरह से कॉनकेव शेप में बना दिया है। अगर पीछे की तरफ भी ऐसा हो जाए, साइड में भी ऐसा हो जाए, हर तरफ इसके सिर्क बन जाए, इस तरह के कॉनकेव शेप के गड्ढे बन जाए, तो ये बीच में बिल्कुल ही पॉइंटेड चोटी बन जाएगी। तब हम इसको बोलेंगे हॉर्न। जो माउंट एवरेस्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन, वो एक हॉर्न है, ठीक है, वो एक हॉर्न है, एवरेस्ट। और यूरोप में एल्प्स का जो हाईएस्ट पीक है मैटरहॉर्न, वो भी एक हॉर्न है, राइट। तो ये शार्प पीक्स हैं जिनमें 3 या 3 से ज्यादा सर्क्स चारों तरफ से इनको घेर लेते हैं, बीच में पतला सा इस तरह से बन जाता है, दैट इज हॉर्न। एरिड्स क्या होते हैं? अभी जो सिर्क बने, ऐसे मान लो ये जो जैसे हॉर्न बन गया, अब ये सिर्क बना इस तरफ, अब एक सिर्क यहाँ पे भी, एक सिर्क यहाँ पे भी, एक सिर्क यहाँ पे भी है, इस तरह के इरोजन हो रखा है कॉनकेव शेप में। तो ये जो कॉनकेव शेप का गड्ढा एक तरह से बना हुआ है और ये जो बना हुआ है, इनके बीच की जो लंबे से पहाड़ की चोटी नहीं है एग्जैक्टली, ये एक रिज बनी हुई है। ये जो रिज है इसको बोलते हैं एरिड। समझ गए? दो सिर्क माउंटेन पे, दो सिर्क के बीच की जो लंबी सी रिज बनी हुई है इसको बोलते हैं एरिड, राइट। जस्ट इमेजिन आप यहाँ पे चले गए और फिर यहाँ से इस पे चल चल के नीचे नीचे आ रहे हो, या फिर इस पे ऊपर चढ़ाई कर रहे हो सिर्क पे, ठीक है। दोनों तरफ आपके खाई है एक तरह से।
एरिट हो गई, राइट। हैंगिंग वैली क्या है? अ, जैसे इस फोटो को देखो, ये आपका मेन इलाका है, बड़ी सी ग्लेशियर वैली है। अभी यहाँ पे ग्लेशियर दिख नहीं रहा है कि, बट मान लो कि यहाँ पे ग्लेशियर बनता है पूरा का पूरा, बहुत बड़ा बर्फ यहाँ पे रहती है, कई किलोमीटर मोटी, मतलब नॉट मोटी बट कई किलोमीटर गहरी, ऐसे लेंथ वाइज, ठीक है। तो ये मेन ग्लेशियल वैली है। अब जैसे यहाँ पे ग्लेशियल वैली है, क्योंकि दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो भी यहाँ पे साइडों में तो पहाड़ हैं, उनके यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़, उनके बीच में तो कोई नदी वदी बहती होगी जो कि जम गई है, उसका ग्लेशियर बन गया है, तो वो हो गई हैंगिंग वैली, राइट। तो जैसे कि ये एक हैंगिंग वैली है, ये कंट्रीब्यूट कर रही है इस मेन वैली को। ऐसे सोचो कि मान लो गर्मी हो गई है, यहाँ पे बहुत सारी बर्फ पिघल चुकी है, तो ये एक नदी बह रही होगी, ये मेन नदी है, और इस मेन नदी में छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं चारों तरफ से। तो ये हो गई मेन, अब इस पूरे को जमा दो बर्फ से, तो ये हो गया मेन ग्लेशियल वैली। और जो बाकी ट्रिब्यूटरीज थी, वो ट्रिब्यूटरीज जो जम गई हैं, उनका ग्लेशियर बन गए छोटे छोटे, उन छोटे छोटे ग्लेशियर्स को बोलते हैं हैंगिंग वैली। ये हैंग कर रही है साइड में से, ठीक है। तो ये आपकी मेन मेन ग्लेशियल वैली थी, और ये जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, ये हो गई आपकी हैंगिंग वैली, ठीक है। इंटरेस्टिंग है। और क्या चीज है? ग्लेशियल वैली, हैंगिंग वैली, ट्रंकेटेड स्पर्स, ओके। हाँ, अब जैसे मान लो ये जो, ये भी एक पहाड़ है, ये भी एक पहाड़ है ना। ये पहाड़ तो कॉन्टिन्यूसली यहाँ तक आते रहते हैं, आपको बीच में से ऐसे क्यों लग रहा है कि किसी ने ऊपर से चाकू लिया और चाकू लेकर उनको काट दिया है यहाँ से, तब ये इतने एकदम उनको प्लेन फेस दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, प्लेन फेस दिख रहा है एकदम। ऐसा प्लेन फेस क्यों दिख रहा है आपको, जैसे किसी ने चाकू से काट दिया हो उनको? ग्लेशियर ने काटा है। यहाँ पे बहुत बड़ा ग्लेशियर है, जो यहाँ पे धीरे धीरे नीचे जा रहा था, लाखों करोड़ों सालों से नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी इनकी बाहर की तरफ से निकले हुए थे पहाड़, वो कट चुके हैं और ये बिल्कुल प्लेन फेस बन चुके हैं, राइट। तो इन छोटे छोटे पहाड़ों को, या इनके बीच की, इन खाइयों के बीच की, जो हम एरिट कह सकते हैं उसको, ठीक है ना, एरिट तो नहीं कहेंगे बट उसको स्पर कहेंगे, जो रिज है, राइट, इसको ग्लेशियर ने काट दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे बिल्कुल प्लेन फेस बन गए हैं। इसको, इस प्लेन फेस को हम बोलते हैं ट्रंकेटेड स्पर। जब यहाँ पे एक हॉर्न था, बहुत ऊंचा माउंटेन था, और माउंटेन में चारों तरफ इस तरह के सिर्क कट गए हैं, तो सिर्क के बीच की रिज को आपने कहा एरिट, राइट। लेकिन जब यहाँ पे लंबे लंबे पहाड़ हैं, तो पहाड़ों की जो चोटी से लेके नीचे की तरफ जो आ रहा होता है, इस तरह का रिज आ रहा होता है, उसको बोलते हैं स्पर। ये एक वैली है, ये एक वैली है, दो हैंगिंग वैली, उनके बीच की जो चोटी है लंबी सी, उसको बोलते हैं स्पर। ये जो लंबा सा लाइन चल रही है, स्पर। इस स्पर को, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्लेशियर बह रहा था, बड़ी मोटी परत थी बर्फ की, उसने इरोजन कर करके ये जो स्पर लंबा सा आ रहा था उसको काट दिया, और बस ये स्पर इतना ही रह गया। तो स्पर का जो ये मेन फेस रह गया प्लेन, इसको बोलते हैं ट्रंकेटेड स्पर, जो कि आपको यहां इस फोटो में क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गए इरोजनल फीचर्स ग्लेशियर के। तो सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि एरिटीज जो है वो ग्लेशियर के डिपोजिशनल फीचर हैं या इरोजनल है? वो इरोजनल फीचर्स हैं, ठीक है। दोबारा देख लेना, लर्न हो जाएंगी सारी चीजें। अब हम बात करेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की। डिपोजिशनल में हमने देखने हैं टिल, आउटवॉश प्लेन्स, मोरेन्स, एस्कर्स और ड्रमलिन्स। टिल मैंने समझा दिया कि जो डेबरी होता है उसको बस ग्लेशियर ने खदेड़ दिया नीचे की तरफ। आउटवॉश प्लेन्स क्या होते हैं? जब ग्लेशियर पिघलता है, तो पिघल रहा है मतलब पानी बन रहा है, तो पानी अपने साथ, वो पानी बहुत बड़े स्केल पे होता है, आपको इमेजिन शायद नहीं कर पाओगे इस चीज को। बहुत बड़े स्केल पे जब पानी पिघल रहा होता है, तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर को भी नीचे ले आता है, क्योंकि सिर्फ पानी नहीं, पानी में बर्फ वगैरह भी होगी, बर्फ भी मूव कर रही होगी, तो बड़े बड़े पत्थर अपने साथ नीचे ले आता है, राइट। जब बर्फ किसी चीज को खदेड़ रही थी, तो वो सिर्फ ऐसी धक्का दे रही है, लेकिन जब पानी में कोई चीज आ रही है, सेडिमेंट्स आ रहे हैं, तो उनका स्कोप होता है थोड़ा बहुत हिलने डुलने का, इन द सेंस कि जो कोर्स डिपॉजिट्स होंगे वो नीचे चले जाएंगे, फाइन डिपॉजिट्स ऊपर रह जाएंगे, जैसे हमने पहले पढ़ा था, राइट। तो यहां पे पानी की वजह से मूवमेंट पॉसिबल है और स्ट्रैटिफिकेशन पॉसिबल है। ये थोड़े सॉर्टेड होते हैं, तरीके से लगे हुए होते हैं, राइट। और इसीलिए यहाँ पे जो पत्थर होते हैं वो भी थोड़े से ज्यादा राउंडेड होते हैं। आउटवॉश डिपॉजिट्स, मोरेन बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना, लॉन्ग रिजेस ऑफ डिपॉजिट जो ग्लेशियर टिल के बनते हैं। अगर ग्लेशियर के नीचे बन रहे हैं तो टर्मिनल मोरेन,
और साइडों में लेटरल, बीच में मीडियल। ऐसे देखो, ठीक है ना, ग्लेशियर आ रहा था, ये ग्लेशियर आ रहा था, ये इसका टर्मिनल मोरेन था साइड वाला इन दोनों ग्लेशियर्स का, लेकिन अब इस ग्लेशियर के हिसाब से ये बीच वाला मीडियल मोरेन बन गया, राइट, ये टर्मिनल मोरेन बन गया। कई बार आता है ना ग्लॉफ, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, वो कैसे बनता है कि यहाँ पे लेक बने जा रहा था, लेक में पानी भरे जा रहा था, एंड अल्टीमेटली ये जो टर्मिनल मोरेन है डैम की तरह एक्ट कर रहा है और ये किसी वजह से टूट गया, तो फिर यहाँ पे नीचे बाढ़ आ जाती है, राइट। अब बर्फ पिघल रही थी, तो बर्फ के पिघलने से नीचे पानी आ रहा था, और पानी के साथ साथ जो है इस तरह से बर्फ के नीचे ही पानी बह रहा था, एंड पानी के साथ साथ जो पत्थर आ गए, यहाँ पे पत्थर जमा हो गए हैं, पानी तो अब यहाँ पे नहीं है बट पत्थर रह गए हैं, उसको बोलते हैं एस्कर, सब ग्लेशियल स्ट्रीम डिपॉजिट। ग्लेशियर के नीचे से पानी आ रहा था, अपने साथ पत्थर वत्थर लाया, सारे यहाँ पे डिपॉजिट करती है, दिस इज कॉल्ड एज एस्कर, राइट। ग्राउंड मोरेन क्या चीज है? ग्लेशियर कभी यहाँ तक होता था, ग्लेशियर पीछे चला गया, लेकिन यहाँ पे सारे मोरेन्स जो है, पत्थर वत्थर जो है यहाँ पे डेबरी वगैरह पड़ा हुआ है जमीन में, ऐसी ये हो गया ग्राउंड मोरेन, ग्राउंड पे फैला हुआ है, ये एक स्ट्रीम में लगा हुआ है, एस्कर नदी इसको अपने साथ लाई थी, ठीक है। ड्रमलिन्स, यार वो फोटो कौन गई, एक सेकंड, हाँ ये वाली फोटो देखो, इसमें कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ये लेक वगैरह बन गया, ये ग्राउंड मोरेन्स वगैरह जमीन में ऐसी टिल वगैरह पड़ा हुआ था, ये एस्कर है, नदी अपने साथ ले आई, यहाँ पे सारे डिपॉजिट कर दिए टिल्स वगैरह, सेडिमेंट्स वगैरह। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, ड्रमलिन्स और रॉश माउंटेनी। रॉश माउंटेनी आपके में नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, बट आसान चीज है काफी। ऐसे देखो, इसमें और इसमें आपको फर्क नजर दिखाई दे रहा है, कुछ फर्क लग रहा है दोनों चीजों में, इस फोटो में और इस फोटो में, क्या लग रहा है? ये जैसे लंबा है इस तरह से, है ना, इस तरह से लंबा है, तो उसको जो ब्लंट फेस है वो ग्लेशियर को फेस कर रहा है, राइट। लेकिन रॉश माउंटेन में ब्लंट फेस नीचे की तरफ फेस कर रहा है, इसकी पूंछ ग्लेशियर को फेस कर रही है ना, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी है। तो एक ही चीज की डायरेक्शन उल्टी कैसे हो सकती है? क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। रॉश माउंटेन एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, यहां पे पहले से पत्थर था, यहां पे एक पहाड़ था, ये बहुत बड़ा इलाका है, आपको लग नहीं रहा है बट ये बहुत बड़ा इलाका है, ठीक है। यहाँ पे एक पहाड़ था छोटा सा, ग्लेशियर हजारों लाखों साल पहले यहाँ पे भी था, और ये पूरा इलाका बर्फ से भरा हुआ था, इतना बड़ा बर्फ का प्रेशर इसके ऊपर लग रहा था पहाड़ के ऊपर, और ग्लेशियर मूव कर रहा था, तो इस पहाड़ का इरोजन होता गया। अब आप खुद सोचो एक सेकंड के लिए कि मान लो यहाँ पे पहाड़ है और इसके ऊपर बहुत बड़ी कोई चीज है जिसकी जो इस तरफ मूव कर रही है, तो अब अल्टीमेटली पहाड़ का इरोजन होता रहेगा। तो पहाड़ का इरोजन कैसे हो जाएगा? पहाड़ थोड़ा सा, क्योंकि ग्लेशियर इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए पहाड़ भी थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, है ना। दिस इज रॉश माउंटेन, रॉश माउंटेन, ठीक है। इसका इरोजन होता गया, और जो पहाड़ हमारा ऐसे था वो अब ऐसे हो गया, सॉरी, जो पहाड़ ऐसे था वो इस तरह से हो गया, राइट। इसकी पूंछ जो है वो ग्लेशियर की तरफ है। ड्रमलिन्स क्या होते हैं? ड्रमलिन्स आर डिपोजिशनल फीचर्स, जो ग्लेशियर की टिल आ रही थी, मोरेन्स वगैरह आ रहे थे, वो ही यहाँ पे रह गए बहुत सारे, एंड ग्लेशियर को खदेड़ रहा था, जैसे यहाँ पे ग्लेशियर को पुश कर करके टर्मिनल मोरेन बना रहा है ना, तो उसी तरह से ग्लेशियर टिल्स को, जो यहाँ पे कूड़े करकट पत्थर वत्थर पड़े हुए थे, उनको ऐसे पुश करे जा रहा था। अगर किसी चीज को पुश करे जा रहे हो आप, तो इस तरह की बाउंड्री वॉल बन जाती है ना, तो उसी तरह का कुछ यहाँ पे चीजें डिपॉजिट हो गई, राइट। तो ये जो डिपॉजिट हुए ये लूज सेडिमेंट्स वगैरह थे, और इसीलिए इनका फेस आगे की तरफ ज्यादा होता है, ब्लंट होता है, पीछे की तरफ इनकी पूंछ लंबी सी निकली होती है। ऐसे सोचो, अपनी टेबल पे मिट्टी लाओ, या पार्क में जाओ मिट्टी रखो, और मिट्टी से अपने हाथ से जो है मिट्टी को एक तरफ खदेड़ो, भाई बहुत सारी मिट्टी है जमीन में, और एक तरफ अपना हाथ लेके एक तरफ करो हाथ को धीरे धीरे, तो मिट्टी सारी इस तरफ जाती रहेगी, तो उससे क्या होगा, आपके हाथ वाली साइड में मिट्टी ऊंची होगी और दूर वाली साइड में मिट्टी नीचे होगी, होगा कि नहीं होगा? तो ये वाली चीज है। तो ये डिपोजिशनल फीचर्स हैं, यहाँ से मिट्टी, कूड़ा करकट, डेबरी, क्ले, सैंड, सिल्ट सब था, उसको ग्लेशियर खदेड़ रहा था आपके हाथ की तरीके से, इसलिए इस वाली साइड में ब्लंट फेस है जो विच इज फेसिंग द ग्लेशियर, और दूसरी साइड टेल जो है वो इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द ग्लेशियर, ड्रमलिन्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द ग्लेशियर, राइट। और ये रॉश माउंटेन थे, ये इरोजनल थे, ये पहाड़ थे पहले से, इन पहाड़ों को मूव नहीं किया है, इनको तराशा है, इरोजन किया है इनका ग्लेशियर ने। मुझे नहीं लगता यूपीएससी से ज्यादा कुछ पूछने का, ज्यादा ही पढ़ा दिया अभी मेरे ख्याल से मैंने। ये हो गया, एस्कर हो गया, घुमावदार रिजेस होते हैं एस्कर, जो सब ग्लेशियल डिपॉजिट से आ रहे होते हैं, ये हो गया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर।
अब हम बात करेंगे कोस्ट की, वेव्स एंड करंट्स। तो दो तरह की कोस्ट होती है, पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे इंडिया की जो वेस्टर्न कोस्ट है वो सबमर्ज्ड कोस्ट है, राइट। ऐसे बड़े बड़े थोड़े रॉक्स वगैरह हैं, इसलिए यहाँ पे गहरे पोर्ट्स बन जाते हैं। लेकिन जो राइट वाली साइड है दैट इज इमर्जेंट कोस्ट, राइट। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बीचेस होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े शिप्स नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा गहरी स्कोप है नहीं, यहाँ पे ड्रेजिंग करनी पड़ती है बार बार, ठीक है। ऐसा लगता है कि अब मान लो कि नदी आ रही है तो ऐसा लगता है नदी बिल्कुल इसमें डूब गई पानी में। यहाँ पे नदी आ रही है, नदी इसमें डूब गई इसके अंदर, ठीक है। तो ड्राउनिंग ऑफ रिवर्स। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नदी अगर आ रही है तो नदी अपने साथ बहुत सारा सिल्ट ला रही है, तो सिल्ट को डिपॉजिट कर रही है, फिर डिपॉजिट करेगी तो डेल्टा बन जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि नदी पानी में डूब गई, समुद्र में डूब गई नदी, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि नदी नया लैंड फॉर्म बनाई जा रही है, डेल्टास बना रही है, न्यू लैंड इज बीइंग क्रिएटेड हियर, ठीक है, इमर्ज्ड कोस्ट में। तो यहाँ पे मेनली डिपॉजिट हो रहा है नदी द्वारा और यहाँ पे इरोजन हो रहा है। तो इन वेव्स के द्वारा जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं वो है क्लिफ, टेरेसेस, केव्स, सी स्टैक। बड़ी ऑब्वियस सी बात है यार, है ना। ऐसे बड़े बड़ी जो ये पहाड़ बने हुए हैं, चट्टाने बनी हुई हैं, दीज आर क्लिफ्स, ऑलमोस्ट वर्टिकल होते हैं। पानी कॉन्टिन्यूसली आए जा रहा है, तो कभी कभी पानी का जो वेव्स का जो लेवल है उसे जस्ट ऊपर वाला जो लेवल है काफी फ्लैट सा होता है, क्लिफ के जस्ट नीचे, इसको बोलते हैं टेरेस, छत, राइट। पानी लगातार टकरा रहा है क्लिफ से, तो यहाँ पे जो भी सॉफ्टर रॉक होगा उसका इरोजन होता रहेगा, इस तरह की गुफा बन जाएंगी। और अगर ये गुफा बहुत बड़ी बन गई, इस तरह से बन गई गुफा, ये सारी की सारा खाली एरिया है, तो ये तरह का आर्क बन जाएगा, ARC, आर्क बन जाएगा, ARCH, आर्क, ठीक है ना। और मान लो फिर ये आर्क बना और इरोजन होता रहा, फिर ये आर्क भी टूट गया, ये पूरा का पूरा अलग हो गया हिस्सा, तो सिर्फ ये हिस्सा बचा, यानी कि ये जो आप देख रहे हो, राइट, दिस इज कॉल्ड एज सी स्टैक। तो एक्चुअली क्लिफ जो है ना, ये क्लिफ पहले यहां तक था, बट इरोजन हो के बीच का सारा क्लिफ लिफ्ट टूट गया हजारों लाखों साल से, एंड अल्टीमेटली ये इस तरह से बचा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज सी स्टैक, ठीक है, ये हो गए। फिर है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, बीच, शिंगल, यार ये सिंगल नहीं है, शिंगल है, SHINGLE, शिंगल बीच, राइट। तो बेसिकली बीच है, बट यहाँ पे इस वाली बीच में अगर रेत नहीं है, रेत से ज्यादा, बहुत ज्यादा पेबल्स हैं छोटे छोटे से, तो उसको शिंगल बीच कहेंगे। सैंड ड्यून्स, अब जो सैंड ड्यून वर्ड है वैसे रेगिस्तान में होता है ना, लेकिन सैंड ड्यून क्या चीज है, सिंपली एक रेत का टीला है, रेत का टीला। अब रेत के टीले वहां बनेंगे जहां पे रेत होगी रेगिस्तान में, तो वहां सैंड ड्यून बनेंगे। बीच पे भी तो रेत होती है, तो वहां भी सैंड ड्यून बन जाते हैं, राइट। तो ये आपका बन गया बीच। अगर यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं तो शिंगल बीच बोल दिया हमने इसको, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि पानी में, जैसे बीच से थोड़ा दूर पानी के नीचे डिपॉजिट होते रहती है सैंड वगैरह। सैंड सिर्फ यहीं पे नहीं है, सैंड भी नीचे भी आती रहती है। तो अगर आप साइड व्यू देखो, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है ना, और ये यहाँ पे पानी वानी शुरू हो गया है, तो पहली बात तो बीच जो टेम्परेरी फीचर होते हैं कि कॉन्टिन्यूसली पानी यहाँ से सैंड को ले जाता है कहीं और डिपॉजिट करता रहता है, तो टेम्परेरी फीचर्स होते हैं। अब जैसे आप नीचे नीचे आओगे पानी के अंदर, तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे उठे हुए फीचर्स होते हैं, यहाँ पे भी सैंड डिपॉजिट होती है, उसको बोलते हैं बैरियर्स, राइट, सॉरी बार, इनको बोलते हैं बार, ऑफ शोर बार। ये पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, इस तरह से पानी के अंदर डूबे होते हैं। अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हो तो आपको दिखाई नहीं देगा ये, बट अगर चलोगे समुद्र के तल पे तो दिखेगा कि ऊपर नहीं, छोटा सा हल्का सा एक छोटा सा माउंटेन सा बन गया, राइट। अगर इसके ऊपर और सैंड डिपॉजिट होती रही तो पानी के बाहर आ जाएगा, है ना। तो फिर आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो ऊपर कोई छोटा सा आइलैंड सा बन गया, उसको बोलेंगे बैरियर बार। ये यहाँ पे लगून वर्ड गलत है, यहाँ पे लगून शब्द गलत तरह से यूज किया हुआ है, इसको काट देना, ठीक है। तो ये बन गया बैरियर बार। तो बार क्या हुआ, बार सिंपली हुआ सेडिमेंट्स का डिपॉजिट जो कि बीच से थोड़ा सा दूर है लेकिन डूबा हुआ है। अगर वो डूबी हुई चीज बाहर दिखने लग जाए तो बोलेंगे बैरियर बार, ठीक है। बैरियर बार यानी कि वो बार जो पानी से बाहर हमें दिख रहा है। स्पिट बार क्या होगा भाई, ये जो ऑफशोर बार है ये किसी जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बार था ये जुड़ा हुआ है लैंड से, इसलिए ये बन गया स्पिट बार। जैसे कि बीच ने थूक दिया, स्पिट थूक दिया,
और थूकने से जो है उसकी सैंड, भाई बीच तो रेत थूकेगा ना, क्योंकि बीच में सैंड है, बहुत सारी रेत है, तो जब रेत थूकेगा तो ऐसा लग रहा है इसने थूका और यहाँ पे इस तरह से ये बन गया स्पिट, तो दिस इज कॉल्ड ए स्पिट। ठीक है, तो एक बैरियर बार जो कि जुड़ा हुआ है लैंड से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हुआ इसके अंदर, बीच हो गए, शिंगल बीच हो गए, सैंड ड्यून्स। ओके, तो जैसे अगर आप ये देखो कि अगर आप बीच से वापस आ रहे हो तो हल्का सा आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सैंड डिपॉजिट होती है थोड़े से हाई एलिवेशन पे, थोड़ी सी और ऊपर की तरफ सैंड होती है बहुत सारी, तो सैंड के ड्यून्स बने होते हैं विच आर पैरेलल टू द सी कोस्ट। इसको बोल दिया आपने सैंड ड्यून्स, राइट, लॉन्ग रिजेस जो कि बीच के पीछे हैं थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर, रेत के टीले बने हुए हैं, सैंड ड्यून्स। बार्ज एंड स्पिट हो गया लगून। लगून क्या है? जब कोई बार एक बे को ब्लॉक कर देता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे पहले छोटा सा बार होगा नीचे, पहले बीच जो है, बीच ऐसे था, यहाँ पे समुद्र के नीचे एक बार बना, उस बार के ऊपर और सैंड डिपॉजिट होती रही, वो समुद्र के बाहर आया, उसको हमने फिर बैरियर बार बोला, और फिर धीरे धीरे डिपॉजिट से उसने पूरा का पूरा रास्ता ही रोक दिया। तो अब ये एक लेक बन गया है, राइट, जैसे कि चिलिका लेक और पुलिकट लेक, वो ऐसी बने हुए हैं। जैसे ये देख रहे हो, ये आपका है चेन्नई, ये चेन्नई है, चेन्नई से थोड़ा सा ऊपर जाओगे, ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो, तो ये है तमिलनाडु और ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये है पुलिकट लेक, ये पूरा बैरियर बार देख रहे हो आप। ठीक है, तो ये पूरा लगून है, पुलिकट लेक एक तरह का लगून है, और जहां से इंडिया के सारे रॉकेट लॉन्च होते हैं ना, श्री हरिकोटा, वो ये रहा। तो यहाँ पे इसरो की सारी लॉन्च फैसिलिटीज वगैरह हैं, सारे हमारे PSLV GSLV यहीं से लॉन्च होते हैं। ठीक है, तो ये सारा इलाका जो है इसरो के कंट्रोल में है। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, बस ठीक है। लगून जो है अल्टीमेटली क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे मिट्टी विट्टी आती रहेगी और ये सूख जाएगा, एंड फिर ये भी एक प्लेन बन जाएगा, बीच बन जाएगा। डेजर्ट, डेजर्ट में हवा बहुत तेज चलती है और धरती बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। उसका क्या रीजन है? क्योंकि डेजर्ट का लैंड ड्राई होता है, बैरन होता है। क्या मतलब हुआ भाई, मान लो गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी है, तो जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो आसानी से गर्म तो नहीं होगी ना, क्योंकि उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा, पानी है उसके अंदर, है ना, गीली है, धीरे धीरे गर्म होगी। लेकिन अगर बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी है, रेत है, तो उसमें पानी तो है नहीं जो कि हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसमें बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, राइट। तो क्यों जल्दी से गर्म हो जाती है डेजर्ट की धरती? क्योंकि वो सूखी है और बैरन है। बैरन मतलब भाई हमारी जो ऐसे दिल्ली में धरती है, दिल्ली में तो पेड़ वेड़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो छाया पड़ रही है, छाया पड़ रही है। लेकिन रेगिस्तान में तो कोई ऐसे पेड़ पौधे नहीं है, घास वास ज्यादा नहीं होती, तो इससे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, कोई छाया ही नहीं है, इट इज बैरन लैंड, राइट। तो इसलिए बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है डेजर्ट का लैंड। अब जब गर्म होगा तो क्या होगा, अगर धरती बहुत ज्यादा गर्म हो रही है तो आसपास की जो हवा वो गर्म हो जाएगी और वो हवा ऊपर की तरफ उड़ जाएगी, है ना, हवा ऊपर की तरफ उड़ जाएगी, ऊपर जाएगी तो कहीं तो जाएगी, फिर ऊपर उड़ेगी तो इधर उधर जाएगी, लेफ्ट राइट जाएगी, फिर नीचे भी आएगी, लेफ्ट राइट भी जाएगी, राइट। तो विंड मूव्स द फाइन मटेरियल, ये एजेंट है, विंड इज द मेन एजेंट इन द डेजर्ट। एंड दूसरा एजेंट है रेन। रेन बहुत कम होती है, लेकिन जब होती है तो बहुत तगड़ी होती है, उससे मास इरोशन हो जाता है, राइट। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को हवा बहा ले जाती है, और जब बारिश आती है तो बड़े बड़े पार्टिकल्स को अपने साथ मास इरोशन कर देती है। अब डेजर्ट के हम पढ़ेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ये आई थिंक आखिरी टॉपिक है शायद इस क्लास का, हाँ ये आखिरी टॉपिक है। ठीक है, खुश हो जाओ, छुट्टी होने वाली है। अब विंड में 3 तरह की मैकेनिज्म होते हैं, डिफ्लेशन, अब्रेजन और इम्पैक्ट, जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये क्या चीजें होती है? डिफ्लेशन का मतलब उड़ाना, भाई जो भी रेत वगैरह पड़ी है, छोटे मोटे पत्थर वत्थर पड़े हैं, उनको हवा अपने साथ उड़ा के ले जा रही है। रिमूवल ऑफ लूज फाइन ग्रेन्ड मटेरियल, उड़ा ले जाना। अब जब उड़ा के ले जाएगी तो क्या करेगी उसका? भाई जब हवा चल रही है और हवा बहुत ही खुरदरी है, उसके अंदर छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स हैं, तो जब वो किसी चीज से टकराएगी तो इरोजन करेगी, है ना। इस तरह से देखो, मान लो पत्थर है और यहाँ से ये रेतीली हवा आ रही है, रेत वाली हवा आ रही है, तो इसका इरोजन करती रहेगी, खुरदरा होता रहेगा, पहले खुरदरा होगा, उसके बाद जब और रेत आती रहेगी तो अल्टीमेटली पॉलिश हो जाएगा सैंड ब्लास्टिंग के तरीके से, राइट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अब्रेजन।
एंड अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है, बड़ा सा पहाड़ टाइप में डायरेक्ट उससे भिड़ रही है ये, तो उसमें छोटे छोटे फ्रैक्चर हो जाएंगे, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे स्केल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फ्रैक्चर होंगे, टूटेंगे, ये नीचे गिरेंगे। दिस इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट। ठीक है, तो 3 इरोजनल प्रोसेस दिए हुए हैं। पहले चीज उड़ती है, उड़ के अब्रेजन करती है, इम्पैक्ट करती है। इरोजनल लैंडफॉर्म, अब इन 3 एक्शंस की वजह से क्या बनता है, अलग अलग तरह के फीचर्स बनते हैं, उन फीचर्स को भी हम देखेंगे। पेडिमेंट्स, अच्छा पहले ये भी देख लेते हैं फिर हाथ के हाथ। पहले डिफ्लेशन, हॉलो, ब्लो आउट और केव, इनमें क्या फर्क होता है? जैसे हवा चल रही थी और हवा ने लैंड में इरोजन कर दिया, लैंड में गड्ढा बना दिया, तो ये क्या है? डिफ्लेशन, हॉलो। भाई यहां से हवा चली और हवा ने यहां से बहुत सारी मिट्टी विट्टी उड़ा ले गई अपने साथ में, तो हमें गड्ढा रह गया ना, और जब बाकी हवा आएगी वो भी यहाँ से अब्रेजन कर देगी यहाँ पे। तो जब प्लेन इलाके में ऐसा गड्ढा सा हो जाए, उसको बोलेंगे डिफ्लेशन, हॉलो, खाली जगह रह गई यहाँ पे। लेकिन अगर ऐसा ही काम धरती पे ना होके बल्कि एक सैंड ड्यून में हो जाए, ये रेत का टीला है, रेत के टीले में इस तरह का गड्ढा बन जाए सैंड में, उसको बोलेंगे ब्लो आउट। जैसे किसी ने फूक मार दी, सुपर ह्यूमन खड़ा था, सुपरमैन, उसने फूक मारी और यहाँ पे ब्लो आउट, तो इसलिए यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा बन गया सैंड ड्यून में। और अगर यही गड्ढा एक स्टैंडिंग रॉक में बन जाए, बहुत बड़ा रॉक था, रॉक में इस तरह से लगातार इम्पैक्ट हो रहा है हवा का, एंड कई हजारों साल बाद इस तरह से गुफा सी बन जाए, तो दिस इज कॉल्ड एज केव। ठीक है, तो ये 3 फीचर्स हम डिस्कस कर लिए हैं। अब ये वाली फोटो देखो, इसमें आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। यहाँ पे पहले पहाड़ हुआ करता था, अब पहाड़ के साथ में नीचे इस तरह के कुछ डिपॉजिट हो गए। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, एलुवियल फैन पढ़ा था, तो क्या था कि नदी पहले आती थी, यहाँ पे सारे डिपॉजिट कर देती थी। तो कोई भी पहाड़ है अगर, उसके साथ में जो डिपॉजिट हो रखे हैं, इस तरह का प्लेन बन गया है डिपॉजिट से, उसको बोलते हैं पेडिमेंट, राइट। अब मान लो ये एक पहाड़ था, ये एक पहाड़ टाइप में कुछ था, जब भी बारिश हुई, राइट, तो आसपास का जो भी पानी है वो इस इलाके में डिप्रेशन में आगे बढ़ जाता था, तो ये बन गया प्लाया। प्लाया एक छोटा सा लेक होता है। अगर ये सूख जाए, पानी सारा उड़ जाए, सॉल्ट तो नहीं उड़ेगा, सॉल्ट नीचे रह जाएगा, तो यहाँ पे फिर आप सॉल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हार्ड पैंस वगैरह बन जाएंगे, यहाँ से फिर सॉल्ट निकाल सकते हो। ये हो गया पेडिमेंट, जो है स्लोप है, राइट। एंड अगर बहुत बड़ा प्लेन है तो उसको बोलेंगे पेडी प्लेन, बहुत बड़ा प्लेन है उसको बोलेंगे पेडी प्लेन, राइट। फिर है इंसलबर्ग। इंसलबर्ग क्या चीज होती है? रेमिनेंट ऑफ अ माउंटेन। जैसे मान लो यहाँ पे बहुत बड़ा हिल था पहले, इसकी फोटो यहाँ पे है, बहुत बड़ा हिल था, इसका इरोजन होता रहा। अगर इसका इरोजन होता रहा हर तरफ से और यहाँ पे सेडिमेंट्स वगैरह डिपॉजिट होते रहे इस तरह से, तो अल्टीमेटली एक छोटा सा टीला बन के रह जाएगा, जिसको बोलते हैं इंसलबर्ग। ठीक है, ये जो इतना बड़ा माउंटेन था ये इतना छोटा सा रह गया, दिस इज कॉल्ड एज इंसलबर्ग। जैसे आइसबर्ग होता है ना, आइसबर्ग की तरह इंसलबर्ग। प्लाया समझा दिया, पेडी प्लेन कुछ नहीं है, बड़ा सा प्लेन है। ठीक, इंसलबर्ग हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मशरूम रॉक्स, मशरूम रॉक कुछ भी नहीं है यार। जैसे मान लो यहाँ पे बहुत स्पीड से हवा चल रही है, तो कोई पत्थर है जो यहाँ से ज़्यादा तराशा गया है, ऊपर से इतना ज़्यादा नहीं तराशा गया है, तो अल्टीमेटली मशरूम की तरह लग रहा है, इसलिए बन गया मशरूम रॉक। मशरूम रॉक को ही पेडेस्टल रॉक भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत साइज में डिफरेंस होता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मान लो ये ऊपर वाला एरिया बहुत चौड़ा है इस तरह से, तो टेबल लगेगी पूरी की पूरी, इसको बोल देंगे इसको टेबल रॉक, बस खत्म। अब हम बात करेंगे डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ सैंड। ठीक है, ये अलग अलग तरह के सैंड ड्यून्स होते हैं। खुद सोचो एक सेकंड के लिए कि बहुत बड़ा इलाका था रेगिस्तान का, मान लो बहुत बड़ा इलाका है रेगिस्तान का, सारी रेत रेत पड़ी हुई है। अब ऐसे हवा चल रही है बहुत स्पीड से, तो कोई कोई जगह होगी जहां पे थोड़ी बहुत कम सैंड होगी, यूनिफॉर्म सैंड तो रखी हुई नहीं है, किसी जगह में थोड़ी कम सैंड है, कहीं पे बहुत ज़्यादा सैंड है। तो मान लो यहाँ पे कम सैंड है, तो हवा इसको थोड़ा दूर तक ले जाएगी और यहाँ पे आके डिपॉजिट कर देगी इस तरह से लंबा सा करके। यहाँ पे ज़्यादा सैंड है, इसको ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर, इसको ज़्यादा हिला नहीं पाएगी। यहाँ पे कम सैंड थी, इसको ले जाएगी अपने साथ। अब देखो कैसा फीचर बन गया कि बीच में ज़्यादा सैंड है, यहाँ पे लंबी सी कम सैंड, यहाँ पे लंबी सी कम सैंड। बरखन्स, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा मोटी सैंड थी, इसको ज़्यादा हवा उड़ा नहीं पाई, साइड में थोड़ी कम सैंड पड़ी हुई थी, यहाँ पे कम सैंड पड़ी हुई थी, उसको उठा के यहाँ पे रख दिया हवा ने, तो ये इस तरह का बरखन बन गया। तो बरखन की जो
विंग्स होते हैं दे आर पॉइंटेड डाउन विंड। डाउन विंड भाई, विंड अप और डाउन, हर चीज अप से नीचे जाती है ना, ऊपर से नीचे जाती है। तो अगर विंड लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है तो हम लेफ्ट साइड को बोलेंगे अप विंड, और नीचे की तरफ जा रही है हम इसको बोलेंगे डाउन विंड। राइट की तरफ जा रही है डाउन विंड हो गया, ठीक है। तो इसके जो विंग्स हैं किस डायरेक्शन में हैं? डाउन विंड। जिस तरफ हवा जा रही है उसी तरफ डाउन विंड, ये इसके पॉइंट्स निकले हुए हैं। अब मान लो यहां पे कुछ पेड़ पौधे उगे हुए हैं, राइट। तो क्या होगा भाई, जहां पे थोड़ी बहुत पेड़ पौधे हैं, घास वास है, तो वो चीज भाई बहुत बड़ा, फिर से अगेन बहुत बड़ा इलाका था, यहाँ पे कुछ जगहों पे जो है थोड़ी सी घास वगैरह उगी हुई थी, राइट। एंड मान लो हवा इस तरीके से आ रही है, तो ये चीज तो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। छोटी छोटी जगह थी, यहाँ पे घास वास उगी हुई थी, लेकिन बीच वाले इलाके को, यहाँ पे जितनी सैंड थी, उस सारी सैंड को हजारों सालों से, या कई मतलब कई सौ साल तक हवा इस तरफ खदेड़े जा रही है। तो बीच वाला इलाका उठ के इधर आ गया, हवा वाला वो रेत वाला सारा। तो कैसी फोटो बन गई है कि यहाँ पे थोड़ी सी घास थी और जितनी मोटी मोटी रेत थी सारी रेत यहाँ पे आ गई, और हवा ऐसे चल रही है, तो ये शेप ऐसे बन गई, राइट। तो बरखन और पैराबोलिक ड्यून में क्या फर्क होता है? शेप उल्टी होती है। पहली बात है कि पैराबोलिक ड्यून में थोड़ी बहुत वेजिटेशन होगी, घास फूस होगी, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई कि यहाँ पे पॉइंट्स विंग्स वर डाउन विंड, यहाँ पे दे आर अप विंड। विंड इस केस में विंड जो है वो यहां से यहां जा रही है, तो जो विंग्स हैं ये भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी जगह से हिल ही नहीं पाए घास की वजह से, और बीच की रेत सारी उड़ के इधर चली गई, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन उल्टी होती है बिल्कुल, अपविंड, ये डाउनविंड और अपविंड, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखो अच्छे से। सीफ, ये लॉन्गिट्यूडनल वर्ड गलत है यहाँ पे, बट सीफ ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है। तो सीफ में क्या होता है कि एक बरखन है, उसको आपने आधा काट दिया, तो बस एक ही लंबी सी आपको इसका विंग दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सीफ। ट्रांसवर्स ड्यून्स क्या होते हैं? जैसे मान लो यहाँ पे बहुत बड़ा रेत का सोर्स था और हवा कॉन्टिन्यूसली ऐसे बहे जा रही है, तो क्या होगा, हवा यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी, फिर यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी, फिर यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी रेत को, है ना। तो ये परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन, विंड ऐसे जा रही है और ये इस तरीके से लगे हुए हैं रेत, दीज आर ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है कि अगर रेत थोड़ी कम थी, रेत कम थी, तो हवा जैसे जा रही है वैसी वैसी अपने डिपॉजिट करती चली आएगी, जो भी हवा के अंदर रेत थी। भाई हवा के अंदर रेत थी, हवा चल रही है, धीरे धीरे डिपॉजिट कर रही है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बन गए, खत्म।